सो वी स्टार्टेड ऑफ विद चैप्टर नंबर 15। चैप्टर का नाम है लीडरशिप। और लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे कि ये लीडरशिप होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ लीडरशिप एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। लास्ट क्लास में हमने इन दो चीज़ों पे मेनली बात की थी कि क्यों लीडरशिप ज़रूरी होती है, जिस पे काफ़ी डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट था। अब इसमें बहुत ज़्यादा आप रट्टा ऑब्वियसली नहीं लगा सकते इन बातों का, लेकिन समझ आना प्रैक्टिकली बात का इज़ मोर देन इनफ। एंड ऑब्वियसली यू नीड टू हैव दैट गुड बिजनेस वोकेबलरी, तो उसके लिए फिर डेफिनेशंस और जो वर्ड्स हैं, जो इसमें लास्ट क्लास में तुम लोगों से रीड भी करवा रहा था, ये वाली, तो ये वर्ड्स एटलीस्ट हमें थोड़े बहुत यूज़ करने आने चाहिए हैं ताकि हमें बिजनेस आंसर राइटिंग समझ आए। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि फुल रट्टे लगा लें। ठीक है। और इसके अलावा अभी आप हेडिंग डालो इम्पोर्टेंट लीडरशिप पोजीशंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या ऐसी पोजीशंस होती हैं या क्या ऐसे रोल्स होते हैं। जैसे नेस्ले की बात की थी मैंने लास्ट क्लास में, फिर वो हम हॉस्पिटल की बात कर रहे थे या ऐसे स्कूल की बात कर रहे थे। इतने सारे बिजनेसेस की हमने डिस्कशन किया था। तो इसमें अब ऑब्वियसली देयर नीड टू बी अ प्रॉपर हायरार्की, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी बात की थी। डायरेक्टर्स होते हैं और फिर मे बी मैनेजर्स एंड देन, तो देयर नीड्स टू बी अ प्रॉपर स्ट्रक्चर और अ रोल ऑफ एम्प्लॉयज ऑन डिफरेंट, यानी किन क्या रोल्स होते हैं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल जिस पे हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे बात की थी, नॉट इम्पोर्टेंट बट द मोस्ट सीनियर रोल जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसको कहते हैं डायरेक्टर्स। एंड इलेक्टेड बाय दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स, यानी कि दे आर नॉट सेलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग। इसको भी आप प्रैक्टिकली समझना प्लीज कि एजीएम, अब ये एनुअल जनरल मीटिंग आप सबने सुना हुआ है आई एम श्योर, लेकिन एनुअल जनरल मीटिंग इज अ रियल लाइफ थिंग दैट एग्जिस्ट और रियल लाइफ कंपनीज उसको कंडक्ट करती हैं। तो उसको आप थोड़ा सा ब्रॉडर माइंड से सोचना कि अच्छा रियली हाउ हाउ दिस पीपल, यप। देखो मैंने इसके लिए पिक्चर्स रखी हैं, सिर्फ पिक्चर्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सको कि यार कैसे डायरेक्टर्स, रियल लाइफ डायरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। यू आर स्टडिंग टुडे, मे बी यू विल बी द डायरेक्टर ऑफ सम लार्ज एमएनसी, और मे बी इस तरह की पोजीशंस आप लोग के पास होंगी। आई विश फॉर, भूलना नहीं मुझे, जब हो जाए तो बताना। और लेकिन जब जो सीन है कि ये सारे डायरेक्टर्स हैं और फिर इनको भी वोट्स दिए गए होंगे, इलेक्ट किए गए होंगे इनटू इनटू दिस कंपनी, वट एवर दिस कंपनी इज। लेट्स से दिस इज अ स्कूल वी वर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि स्कूल भी जरूरी नहीं है कि स्कूल पे भी आप बहुत बड़ा सोच सकते हैं। मसला कोई नहीं है, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप वो पेंट जो आप बनाना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे हैं, तो उसमें लेवल अप करेंगे, तो दैट्स हाउ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लुक्स लाइक। सही है, ये बोर्ड रूम होगा प्रॉबली। और एनुअल जनरल मीटिंग देखो, जिस सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप इसको फील कर सको कि हाउ दिस एक्चुअली हैपेंस। एंड दिस इज व्हाट एजीएम लुक्स लाइक। मे बी ये डायरेक्टर्स बैठे हैं सामने और ये सारे लोग शेयर होल्डर्स होंगे जिनके पास मेजर इन्वेस्टमेंट्स होंगी। और ये कोई होस्ट है जो मे बी डिस्कशंस को जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होगा। सही है। सो दैट्स व्हाट एजीएम लुक्स लाइक। इसी एजीएम में फिर डायरेक्टर्स को वोट दिया जाता है। और डायरेक्टर्स फिर जो होते हैं वो बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन के समझो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज ही होते हैं। मालिक अगर ओनर होगा तो वो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, तो उसको हम कंपनी के लिए तो एम्प्लॉय ही कंसिडर करते हैं। और वो डायरेक्टर होगा, उसको सैलरी मिलती होगी, वो फिर किसी ना किसी डिपार्टमेंट्स, अब ऑब्वियसली डायरेक्टर्स कम होते होंगे, 4 5 6 डायरेक्टर्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, 50 एम्प्लॉयज हैं अगर, तो फिर प्रॉब्लली दो डायरेक्टर्स, एक डायरेक्टर होगा। अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं तो मे बी 7 8 9 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। समझ आए तो। खैर, डिपार्टमेंट का जो सबसे सीनियर मोस्ट इंसान होता है, बेसिकली दे आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स एट द एजीएम। दे जनरली हेड अ सर्टेन डिपार्टमेंट, कोई ना कोई डिपार्टमेंट उनको हेड दिया जाता है, जैसे एचआर डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, ऑपरेशंस डायरेक्टर। अब अगर और बड़े लेवल पे जाते हैं तो हम ऑपरेशंस डायरेक्टर और सप्लाई चेन डायरेक्टर अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे अगर एचआर, अगर कंपनी बहुत बड़े लेवल पे चले गई है तो अब एचआर डायरेक्टर एक मेन अलग रखा है, फिर हमने एक ट्रेनिंग डायरेक्टर, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डायरेक्टर भी रख लिया।
हो सकता है अब आप पोजीशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ माइंडसेट यू हैव। सही है। फिर दे जनरली हेड अ सर्टेन डिपार्टमेंट, और उनका मेन काम होता है कि वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑर्गेनाइज वर्किंग टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी मेकिंग में काम करते हैं rather than short-term tactical strategy. Strategy is the right word to be used for directors. They are generally responsible to have or design strategies. अभी आप वैसे strategies भी बनाना यूनिट 1 में सीखते हैं, ये जब हम इसमें चैप्टर 9 है ना, corporate planning, business strategy, these are all about strategy basically, कि वो directors level की बातें हैं। सही है। एक directors is a very strong position। then इसके बाद मैनेजर्स भी आपने सुना है। मैनेजर्स, ऑब्वियसली वी नीड टू हैव गुड मैनेजर्स अराउंड अस। नाम ही मैनेजर्स क्यों है? मैनेज, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज। दे आर, लिख लो, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज people, resources, and to manage people and resources, and to make important decisions, and to make important decisions in an organization. They are responsible to manage people and resources and to make important decisions in an organization. यानी कि जो मेन इंसान, मेन तो समझो डायरेक्टर है, फिर उसके अंडर जो लोग रखे जाते हैं उनको कहते हैं मैनेजर्स। जैसे हो सकता है कि मार्केटिंग डायरेक्टर ऑफ अ सर्टेन कंपनी अपॉइंट्स नेस्ले ब्रांड, नेस्ले का मार्केटिंग डायरेक्टर ने अपने अंडर योगर्ट ब्रांड मैनेजर, किटकैट ब्रांड मैनेजर, नीडो ब्रांड मैनेजर, माइलो ब्रांड मैनेजर। यानी कि आई कैन हैव डिफरेंट मैनेजर्स अंडर माय डायरेक्टरशिप, सो आई कैन देन मैनेज डिफरेंट एरियाज ऑफ द बिजनेस। बेसिकली डायरेक्टर समझो कि मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कम्युनिकेट करता होगा मैनेजर्स को, और फिर मैनेजर्स अपनी टीम चलाते होंगे। जैसे माइलो का जो ब्रांड मैनेजर होगा, उसके अंडर फिर सुपरवाइजर्स होते हैं जो फिर काम को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं कि जिसको जो काम दिया हुआ है वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है। फिर सुपरवाइजर्स के अंडर एक्चुअल लोग काम करते होंगे। यानी कि माइलो की भी एक पूरी टीम ऑफ, समझो कि माइलो ब्रांड मैनेजर, बहुत प्रैक्टिकल जा रहा हूँ ताकि पूरा समझ आना चाहिए गेम आपको। उसके ऊपर तो ऑब्वियसली डायरेक्टर होगा, और डायरेक्टर के अंडर एक ये होगा, फिर बाकी भी होंगे, बहुत सारे मैनेजर्स होंगे। जैसे मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ ना, माइलो ब्रांड मैनेजर, दे विल बी योगर्ट ब्रांड मैनेजर, किटकैट ब्रांड मैनेजर। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, सबकी इस तरह से ही फिर अंदर टीम्स होंगी। इस तरह माइलो के अंदर प्रॉब्ली सुपरवाइजर्स हम रख सकते हैं, सुपरवाइजर 1 एंड सुपरवाइजर 2। अब ये हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग सीन है, वो जाहिर है देखेंगे कि हमें कितना स्टाफ की ज़रूरत है। अब माइलो इज़ अ बिग ब्रांड, तो ऑब्वियसली दो नहीं, उनके अंदर तो शायद 15-20 सुपरवाइजर्स होंगे। और फिर एक सुपरवाइजर को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लेट्स से परचेज परचेजिंग परचेजिंग टीम। फिर उसके अंडर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट टीम। फिर उसके अंडर आएगा मार्केटिंग टीम। इसके अंडर आ गई मार्केटिंग टीम। इतने सारे लोग हैं यार। सेल्स टीम, प्रमोशनल टीम्स, कितनी सारी टीम्स हो सकती हैं। द पॉइंट इज कि मैंने सुपरवाइजर्स क्रिएट कर दिए ताकि फिर वो फर्दर बाकी की जो टीम्स है हमारी, अब जैसे परचेजिंग टीम के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, बहुत सारा स्टाफ होगा, उसमें कुछ एक आध ऊपर सीनियर जूनियर पोजीशंस पे भी हो सकते हैं, लेकिन इन लोगों को हम कहते हैं, ये वाला जो स्टाफ होता है इस लेवल सुपरवाइजर्स के अंडर होता है, उसको कहते हैं वर्कर्स। ऑफिस वर्कर्स भी कहते हैं, या ऑफिस वर्कर्स इज द राइट वर्ड। सही है। लेकिन द पॉइंट इज जो सीनियर लीडरशिप पोजीशंस हैं उसमें एक आता है हमारे पास डायरेक्टरशिप पोजीशन, फिर उसके बाद ब्रांड मैनेजर लेवल पोजीशन, एंड देन ये सुपरवाइजर लेवल।
ये वो 3 लेवल्स हैं जिसमें आपको लीडरशिप की जरूरत होती है अच्छी, ठीक है। और अगर हम कहते हैं व्हाट आर लीडरशिप पोजीशंस, तो नंबर 1 डायरेक्टर्स, नंबर 2 मैनेजर्स, ठीक है। और मैनेजर्स में आपने लिखा दे आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज पीपल एंड रिसोर्सेज एंड टू मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और थर्ड सुपरवाइजर्स। पर याद रहे कि सुपरवाइजर्स को हम बहुत नेगेटिव वे में ना देखें। सुपरवाइजर वो वाला माइंडसेट अब ओल्ड स्कूल हो गया, होते हैं अभी भी ओल्ड स्कूल सुपरवाइजर्स के, मुझे नजर रखनी है, देखते रहना है, कड़क नजर रखूंगा ताकि कुछ कोई ना कर सके, ऐसी वाला ये जो डिक्टेटर स्टाइल माइंडसेट था वो भी है। लेकिन अब ऑब्वियसली जब स्किल्ड प्रोफेशंस की तरफ जाते हैं, लोग पढ़े लिखे होना शुरू हो गए हैं और बड़ी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, तो फिर सुपरवाइजर्स को भी हम पॉजिटिव माइंडसेट से देख सकते हैं। और सुपरवाइजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज द वर्किंग कोलीग्स। सुपरवाइजर्स कैन बी कंसिडर्ड एज they're the people who will help me to if I get stuck somewhere, if I am in some sort of problem या मुझे कोई चीज क्लियर नहीं है तो मैं सुपरवाइजर से जाके पूछ लूंगा। सुपरवाइजर एज अ फैसिलिटेटर भी रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि सुपरवाइजर सिर्फ ऐसा नहीं कि वो उसका बॉस है, सुपरवाइजर्स पे लोग ट्रस्ट बहुत करते हैं कि यार मैं कहीं भी फंस रहा हूँ, कुछ से कुछ भी, क्योंकि इंसान से गलती तो होगी ना कुछ फंसेगा, कुछ नहीं समझ आएगा, तो दे कैन गो अप टू द सुपरवाइजर एंड देन सुपरवाइजर कैन जस्ट डिस्कस। और मे बी जिन सुपरवाइजर्स को अगर जरूरत पड़ी तो वो फिर ऊपर मैनेजर लेवल पे बात करने की जरूरत है तो वो मैनेजर से बात करेगा। समझ है वो, यानी कि एक मिडिल मैन का रोल होता है बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजर्स। सो सुपरवाइजर्स को हम करें अगर डिफाइन, these are appointed these are appointed by the management, these are appointed by the management to watch over the work of others, to watch over the work of others. This is generally not a decision making role. This is generally not a decision making role. Decisions इसमें नहीं होते, इसमें मेनली फैसिलिटेटिंग, कम्युनिकेटिंग, मोटिवेटिंग में भी इस तरह के रोल्स हैं। इसमें ज़्यादा डिसीशंस तो ऊपर से आ रहे होते हैं मैनेजमेंट लेवल से, और फिर सुपरवाइजर्स का काम होता है कि उन डिसीशंस को इम्प्लीमेंट करवा दे, लोग जहाँ पे उसमें फंस रहे हैं उसको फिर देख ले। दिस इज जनरली नॉट अ डिसीजन मेकिंग रोल एंड द रोल इज टू फैसिलिटेट the implementation of management decisions. The role is to facilitate the implementation of management decisions and to help employees so they can work effectively. यानी कि दूसरों का काम देखने का काम करते हैं कि कहीं भी कोई भी फंस रहा है तो हम उसको संभाल लेंगे, हम टेंशन नहीं, मतलब वो उनको फिर एम्प्लॉय के माइंड में होना चाहिए कि वी नो दैट वी हैव अ पर्सन टू लुक अप टू अगर कहीं फंसता हूँ तो। सही है। और फिर लास्ट एक और जो लीडरशिप पोजीशन कही जा सकती है उसको कहते हैं वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स। और मेरे ख्याल से आपने शायद ये सुना हो, जो ट्रेड यूनियन वाला एरिया है, आपने ट्रेड यूनियन सुना होगा यार तुम लोगों ने, ट्रेड यूनियन, द ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग टुगेदर ना। सो बेसिकली वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स आर समवॉट हेड ऑफ एम्प्लॉयज, यूं समझ लो। अगर मेरे पास 200 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अब जाहिर है हर एम्प्लॉय के कुछ अपने कंसर्न्स होते होंगे, किसी को किसी सैलरी से इशू होगा, किसी को डिस्क्रिमिनेशन फील होती होगी, या किसी को ऐसा लग रहा होगा कि उसके साथ कुछ फेयर नहीं हो रहा। तो फिर एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ये बात पता होती है कि अगर हम मिल के काम करेंगे या अगर हम अपने राइट्स को मिल के प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर वो
मैनेजमेंट के सामने बेहतर हम अपनी बात कर सकते हैं। या बल्कि इनफैक्ट ये वर्कर रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट भी कभी कभी रख देती है, इसको हम नेगेटिव ना समझें। मैनेजमेंट के लिए भी ये बहुत इजी होता है कि अगर एम्प्लॉय रिलेटेड कुछ भी इशू है या जो एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स हैं, अब जाहिर है हम हर एम्प्लॉय को अलग 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 करके बिठा के पूछने लगेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एज अ गुड एंड अ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, let's say if you want to have a strong management in an organization, then मैंने एक या दो एम्प्लॉयज रख लिए हैं वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स। और वो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव रखा हुआ है मैंने, जिसके अंडर मतलब अब अगर एम्प्लॉयज को पता है कि कहीं भी हम फंसते हैं तो वी कैन जस्ट टॉक टू आवर दिस गाय, एंड दिस इज द ब्रिज ऑफ दिस गाय is basically the bridge of communication between the workforce and the management। और वर्कर्स रिलेटेड कुछ भी कोई प्रॉब्लम या कुछ भी अंदर के मसले चल रहे हो तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इसलिए रखा जाता है, जो जनरली लोग भी इलेक्ट कर सकते हैं, जो स्टाफ हैं कि भाई हमें इस बंदे को अपना रिप्रेजेंटेटिव रखना है। कि ये 200 बंदे हैं उसमें से लेट्स से वोटिंग भी होती है अक्सर कंपनीज में, मैनेजमेंट भी बता सकती है और उसमें हम कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। मतलब मेच्योर माइंडसेट इज नॉट कि मैनेजमेंट वुड लाइक के एम्प्लॉयज के मसले हमारे पास ना आए। मेच्योर एंड अ गुड एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वुड बी कि नहीं यार, जो एम्प्लॉय से रिलेटेड इश्यूज हैं उस पर हमें पता होने चाहिए ताकि हम उसको एड्रेस कर सकें, ताकि स्टाफ को हम मोटिवेटेड रख सकें ना। लेकिन अब इतने सारे जब लोग हो जाएंगे तो सबके इश्यूज सुनना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर वो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव रख दिया जाता है जो पहले एम्प्लॉयज के इश्यूज को देखता है, और अगर वो जेन्युइन इशू लगता है तो फिर आगे वो मैनेजमेंट से बात कर सकता है। तो इसमें दोनों साइड्स का फायदा होता है, और इस बंदे को कहते हैं वर्कर रिप्रेजेंटेटिव। और इसकी डेफिनेशन लिखो। These are elected by the workers. These are elected by the workers either as trade union head or as their representative to discuss with management their areas of concern। देयर एरियाज ऑफ कंसर्न, कि जो एम्प्लॉयज रिलेटेड या वर्कर रिलेटेड कोई भी इशू है तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव से अगर मैं बात करता हूं तो फिर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, ऑब्वियसली वर्कर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी इन अ गुड, शुड आल्सो हैव सम गुड, तभी लीडरशिप में पढ़ रहे हैं क्योंकि अ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव नीड्स टू हैव गुड लीडरशिप स्किल्स, ताकि जब वो उसके अंडर लोग हों, या जब उसके अंडर तो नहीं, या उसके पास लोग आए तो फिर लोगों को पता हो कि वो बात मेरी सुनेंगे, और अगर जेन्युइन मसला होगा तो वो फिर आगे बंदा उसको मैनेजमेंट तक लेके जाएंगे। क्योंकि वर्कर रिप्रेजेंटेटिव अगर अच्छा रखा जाएगा तो वो अगर वहीं पे एम्प्लॉय को लग रहा होगा कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, जबकि वर्कर रिप्रेजेंटेटिव फील कि नहीं यार, वर्कर तुम्हारी गलती है, तुम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतना सैलरी इंक्रीज नहीं लगता, और एक एम्प्लॉय कह रहा है नहीं है, तो फिर उसके ऊपर वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी काफी सारे इश्यूज जो है वहीं पे सॉर्ट कर देगा। तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव बार बार ऐसे नहीं कि मैनेजमेंट को तंग करेगा कि इसने ये कहा, इसने ये कहा, बच्चों की तरह नहीं होता, मेच्योर उसमें ये लेवल पे ये होता है कि फिर रिप्रेजेंटेटिव भी जो वर्कर रिलेटेड इश्यूज हैं, या अगर कोई कह रहा है कि यार मुझे छुट्टी चाहिए 15 दिन की, तो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी वहीं पे देख सकता है कि ये बात अनफेयर है क्योंकि तुमने पिछले महीने भी 10 दिन छुट्टी की है, लेट्स से। तो वहीं पे वर्कर रिप्रेजेंटेटिव फिर उस एम्प्लॉय को समझाने का भी काम करेगा। सो दैट्स व्हाट वर्कर रिप्रेजेंटेटिव इज। एंड अ वर्कर रिप्रेजेंटेटिव ऑब्वियसली शुड बी अ गुड लीडर, सो पीपल आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग व्हाट his or her opinion is। और ऑब्वियसली जो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स भी रखे जाते हैं ना वो जनरली इनफॉर्मल, क्योंकि एक होता है फॉर्मल लीडर, एक होता है इनफॉर्मल लीडर। फॉर्मल लीडर तो वो होता है जो ऑफिशियली आपके ऊपर या ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन में मेरे ऊपर अपॉइंट कर दिया जाता है, जैसे फॉर दिस सुपरवाइजर वन दिस ब्रांड मैनेजर गाय इज द फॉर्मल लीडर, ये तो ऑफिशियली है। एक होता है एक कारिज्मा क्या कहते हैं उसको, एक ऑरा होता है जो इनफॉर्मल लीडरशिप भी मतलब लेट्स से अगर दोस्तों का ग्रुप है, 5 दोस्तों का ग्रुप है, 6 दोस्तों का ग्रुप है, देर आर ऑफन टाइम्स के उसमें से तुम लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, एक जो होता है वो फिर वो उसका अलग ही सीन होता है, वो फिर उसकी सब सुनते भी हैं, और वो कुछ कहता है कि चल यार चल करते हैं, वो सबको पुश भी करता है। अब वो इंसान होता है जो फिर वो एक इन्फ्लुएंस उसका होता है, एक अलग से एक फील होता है कि यार चल कह रहा है तो कल, वो जो फील है ना,
sometimes in some people they have that personality type of, हम उसको कुछ कह सकते हैं, लेकिन that skill and that attribute of influencing someone, not formally कि वो मेरा बॉस नहीं है, लेकिन still चलो यार अच्छा बोल रहा, सही बोल रहा है, तो वो फिर हम लोग उसकी सुनना शुरू कर रहे होते हैं, और उस पर्सनालिटी को कहते हैं इनफॉर्मल। इनफॉर्मल, ये देखो ना इसका फील जैसे। अब होता है कुछ सीन, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि देखो ना, मतलब लेट्स से ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और ऑर्गेनाइजेशन की तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूँ सारी पिक्चर्स, बिकॉज इन वी हैव टू थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ कंपनी, जस्ट लाइक दिस इन अ कंपनी देयर कैन बी सम पीपल जिनकी एक पर्सनालिटी अलग नजर आती है, या लोग उससे बड़ा इंस्पायर होते हैं कि यार इसने ये, या मे बी उसका ऐसा हो सकता है क्योंकि उसके पास स्पेशल उसकी नॉलेज अच्छी है, या उसकी पर्सनालिटी ऐसी है, या वो सच बोलता है हमेशा और लोग उसको बड़ा इंस्पायर कि नहीं यार ये बंदा अच्छा है। तो ये ऐसे ऐसी सिचुएशंस होती हैं, और ऐसे इंसानों को कहते हैं इनफॉर्मल लीडर। फिर ऐसे इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो अच्छे होते हैं, वी वी हैव टू बी पॉजिटिव अबाउट दोज पीपल। अब कुछ मैनेजमेंट होती है कि नहीं, उसको कट ऑफ कराओ किसी तरह, या ये तो लोग इसकी तो बहुत सुनते हैं और उससे डरें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कैन एक्चुअली हैव दैट आई ऑन पीपल कि कौन लोग हैं जो इस तरह का इन्फ्लुएंस रखते हैं, और फिर हम अपने उन इंसानों को ज़्यादा मे बी कल को फॉर्मल पोजीशन भी दे सकते हैं, उसको थोड़ा ग्रो भी कर सकते हैं, ताकि उसको लगे कि नहीं यार इसकी ये जो स्किल है, या जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान भी आपके साथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉयल होना चाहेगा, रादर देन कि मैं उस इनफॉर्मल लीडर से डरूं, या सीनियर मैनेजमेंट पे। सीनियर मोस्ट माइंडसेट ये कहते हैं कि if there's a person with that trait, with that feel, with that पर्सनालिटी, तो ऑर्गेनाइजेशंस उनको एक्चुअली अच्छे से यूज भी कर सकती हैं। यूज करना इज सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव वर्ड, बट प्रैक्ट कमर्शियली होता होगा कि हम फिर उसके साथ उसको बताएं कि हमारा क्या विजन है, या आप अगर हमारे साथ रहते हो तो हाउ वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर, एंड हाउ डू वी नीड योर सपोर्ट टू कन्विंस पीपल टू डू दिस एंड डू दैट मे बी। और फिर जब वो इनफॉर्मल बंदा होता है, जब वो दोस्त भी होता है और वो लोग उसकी सुनते भी हैं, तो काफ़ी चीज़ें उनके थ्रू फिर कम्युनिकेट हम करवा सकते हैं, जो कि एक प्रैक्टिकल सच्चाई है, और ये होता होगा। लेकिन दिस पर्सनालिटी, ये देखो और भी थोड़ी सी ऑर्गेनाइजेशंस, आई एम जस्ट शोइंग यू द पीपल सो यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड ये भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है। देखो अब जरूरी नहीं है कि हम उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड को थोड़ा सा स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट से सोचें कि ऑफिस में क्यूबिकल्स हैं और इधर आप टाई लगा के बैठे हो, और वो वाला भी माइंडसेट अब चेंज होना शुरू हो गया है, और पीपल नाउ वर्क वेरी कैजुअली, एंड एज लॉन्ग एज दे लुक प्रेजेंटेबल दे आर हैप्पी टू वर्क टुगेदर। तो ऐसा इन्वायरमेंट, ऐसा कल्चर बनाया जाए कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिलके काम करना चाहें। बस एक और डेफिनेशन लिख लो, इनफॉर्मल लीडर। इनफॉर्मल लीडरशिप, इसमें लिखो, इनफॉर्मल लीडर्स हैव द इन्फ्लुएंस, या एबिलिटी भी कहते हैं। इनफॉर्मल लीडर्स आर दोज हु हैव द एबिलिटी, who have the ability to lead without formal power. Informal leaders are those who have the ability to lead without formal power, perhaps because of perhaps because of their experiences, personality, or knowledge। कुछ होता है उनमें एक्स्ट्रा, या वो बहुत एक्सपीरियंसेस उनके ज़्यादा होते हैं, मे बी कुछ लोगों का ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको दुनिया का पता होता है, ज़्यादा एक्सपोजर होता है, थोड़े ओपन माइंडेड हो गए होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइंड सेट हो जाते हैं, तो वो फिर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है मे बी। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही फिर एक करिज्मेटिक, और ऐसा देखा होंगे तुम लोगों ने, लोग आई एम श्योर। सही है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि इनफॉर्मल लीडर्स फॉर्मल लीडर्स से ज्यादा इन्फ्लुएंस रखना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आई हैव सीन इट, आई वर्कड इन
ये इतनी प्रैक्टिकल इसीलिए सारे आई हैव वर्कड इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड आई नो दैट देयर आर पीपल जो आपके ऑफिशियल बॉस से ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव लोग हो जाते हैं, और फिर उसका एक होल्ड होता है जो बात है। और खैर वो फिर यही स्किल होती है जो शायद फिर उनको आगे बहुत बढ़ाती है। और ये खैर ये भी वो चीज़ है जो नेचुरली भी कह सकते हो, या अगेन थोड़ा सा और प्रैक्टिस ऑफ एट्रीब्यूट्स, यू शुड नो दैट यू शुड बी स्पीकिंग वेल, यू शुड बी इंटरैक्टिंग विद पीपल, यू शुड बी नेटवर्किंग स्ट्रांग, लोगों से बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस होना, ये थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंसेस के साथ आपका बढ़ जाता है और बेहतर हो जाता है। तो फिर दे बिकम मोर इन्फ्लुएंसिव टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, एंड दैट्स व्हाट आई विल वांट यू गाइस टू लर्न। ठीक है। और इसके बाद लिख लो दैट इनफॉर्मल लीडर्स may sometimes have more influence. Informal leaders may sometimes have more influence than the formal leaders. And management can support the informal leadership. Management can support the informal leadership by giving a formal position. ऐसा भी हो सकता है कि हमने उसको ऑफिशियली प्रमोट कर दिया या इस तरह का कोई सीन। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि फिर एम्प्लॉयज जो है वो अपना वो फील ना इतना रखें, क्योंकि वो उनको लगेगा कि भी ये तो अपने प्रमोशन के लिए ऐसे कर रहा था, या कुछ इस नेगेटिविटीज ना हो जाए। बस दैट्स माय मतलब इसको माइंड में रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो टीम चेंज कर ली भाई इसने, पहले तो वर्कर वर्कर हमारी बातें सुनता था, अब मैनेजमेंट ने देखो रख लिया तो वो बोलता है। मतलब इस तरह की जो होते हैं स्मॉल माइंड पीपल, देर 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 डू एग्जिस्ट। सो होता है, ऐसे प्रैक्टिकली हो जाता है। सही है। तो दिस इज व्हाट इनफॉर्मल लीडरशिप इज। और आज की क्लास में हमने मेन जो सीखा वो ये दैट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लीडरशिप पोजीशन, व्हाट आर डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स एंड वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स। और फिर हमने लास्ट बस ये इनफॉर्मल लीडरशिप का कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए दैट देयर आर सम पीपल who might have that informal influence on the employees around them, and that influence can turn out to be bad if we are just being negative about it. Maybe we are positive and हम उसकी उस personality को भी अप्रेज करना शुरू करें और उसको फिर इन्वॉल्व करना शुरू करें फॉर्मली। दैट्स व्हाट वी कैन डू। एंड इफ नॉट इवन फॉर्मली तो भी इससे हम काफ़ी सारा जो बातें काम भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। लेकिन अच्छी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होनी चाहिए उससे। बाकी दिस इज चैप्टर नंबर 15 अभी चल रहा है। अभी हमने बात की इंपॉर्टेंट लीडरशिप पोजिशंस।